हेलो बच्चा लोगों, गुड इवनिंग। क्या हाल है? कृष्णा भारती हैं, कोई नए स्टूडेंट कह रहे हैं। गुड इवनिंग सर, टुडे इज माय फर्स्ट सेशन। ऑल सभी बच्चों का वेलकम है, बड़ी संख्या में एडवांस आईक्यू आईपी में जो यूट्यूब से जुड़े हुए बच्चे आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। और लक्ष्य एक ही है बच्चों, याद रखिएगा, किसी को भी किसी भी प्रकार से गिरने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। मेहनत अपनी तरफ से पुरजोर हो रही है, बहुत जबरदस्त हो रही है। और आप सब जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, यानी अभिव्यक्ति आईएएस पर, आप सबका मैं दिल से स्वागत करता हूं। और एक बात बस ये कहता हूं, बस विश्वास बनाए रखिएगा। निसंदेह आप अपने डेस्टिनेशन तक अवश्य पहुंचेंगे। जितनी मेरी क्षमता है आप सबके सामने है। अगर आप आए हैं तो एक लंबा समय आपको देना है। रीजन ये है कि अभी से ये बात मैं कह रहा हूं कि एक लंबा समय देना है, क्योंकि किसी भी कलाकार को, किसी भी अध्यापक को, किसी भी सृजनकर्ता को अगर कुछ सृजित करना है, जैसे कोई मूर्ति बनानी है किसी कलाकार को, या कोई संगीत का सृजन करना है, या कोई गीत लिखना है, बड़ा समय लगता है। हमें लगता है ये गाना बड़ा अच्छा है, लेकिन उस गाने को लिखने में, कभी कभी एक गाने को लिखने में 2 से 3 महीने, 4 महीने, लोगों के 6 महीने लग जाते हैं एक गाना लिखने में। और वो गाना हमारे सामने आता है। तो इसी प्रकार से किसी मूर्ति को गढ़ने में एक अच्छा खासा समय लगता है। किसी भी कलाकार के लिए एक चुनौती भरा काम होता है। वैसे ही एक अध्यापक के लिए उन बच्चों को गढ़ना, ध्यान से समझिएगा, उन बच्चों को गढ़ना एक समय साध्य प्रक्रिया है। यानी एक अच्छे खासे समय के बाद ही इसे साधा जा सकता है। अगर आप सोचते हैं आए और तुरंत सिलेक्शन की तरफ बढ़े, तो यह बहुत बड़ी चिंता का विषय और चिंता की बात है। आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। जैसे मैं अगर अपने स्टूडेंट का जिक्र करूं, तो जैसे मान लीजिए 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, उम्र हो गई थी 27 वर्ष, यानी 27 ईयर, लेकिन तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और थर्ड अटेम्प्ट में मेरे पास आई, और फिर थर्ड में भी सिलेक्शन हुआ, फोर्थ में भी सिलेक्शन हुआ। अब इतना पेशेंस अगर आप बनाए रखेंगे तभी जाकर के चीजें बेहतर होंगी, अन्यथा इस तैयारी में आने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो आपको गढ़ने में मुझे समय लगेगा। आज एक छोटे से एग्जाम्पल से अपनी बात शुरू करता हूं। जैसे सीसैट का एक टेस्ट हुआ प्रीलिम्साथॉन में। जो भी बच्चे यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप अगर प्रीलिम्साथॉन का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, आपको लग सकता है कि मैं ऐड कर रहा हूं, लेकिन शायद आप एक ऐसी चीज खो रहे हैं जो आपकी जर्नी को एक बहुत बड़ा आधार दे सकती है। क्योंकि प्रीलिम सबसे बड़ी बाधा है। जो बच्चे यूपी पीसीएस में मुझसे कह रहे थे कि उनका यूपी पीसीएस का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, आज सब कह रहे हैं उनका यूपी पीसीएस का एग्जाम बहुत खराब हुआ है। यानी यूपी पीसीएस का पेपर भी बहुत टफ आ गया, ऐसा पेचीदा आ गया कि सबका स्कोर धड़ाम से धाराशाही हो गया। यानी स्कोर धाराशाही हुआ। मैं बच्चों को धाराशाही होने की बात नहीं कह रहा हूं। एक बार आप चेक कीजिएगा जो आपके आसपास हो पीसीएस में, यानी यूपी पीसीएस में उनके क्या हालात हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो यही है कि भाई, अगर सत्य ढंग से बात किया जाए तो सीटें कम है तो स्वाभाविक है, फेल्योर का रेशियो ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी आपको इस विषय पर चिंतन करते रहना है कि प्रीलिम्स एक ऐसी समस्या है, अगर इसको आपने जड़ से खत्म नहीं किया तो आप मुसीबत में आ जाएंगे। इसलिए प्रीलिम्स आप कितनी भी मेहनत कर चुके हैं, आप 50 जगह के नोट्स आपके पास हैं, फ्री वीडियोस भी आज के समय में अवेलेबल होती हैं, टेस्ट सीरीज भी एक बच्चा खरीदता है, 5 लोग सॉल्व करते हैं। आपको लगता है कि आप बेहतर करें, लेकिन आप बेहतर नहीं करें, क्योंकि आप उस टीचर के साथ नहीं जुड़े हैं जिसने उस प्रश्न को बनाया है, या उस प्रश्न के पीछे उसका पूरा दिमाग है। तो इसलिए सीधा सीधा गुरु के समीप, प्राचीन काल की जो शिक्षा पद्धति है, यानी गुरु के समीप, तो गुरु के समीप रह करके अध्ययन अगर आप करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। समीप मतलब जैसे हम और आप आमने सामने हैं। तो मैं फिलहाल वापस आता हूं उसी प्रीलिम्साथॉन की एक चर्चा पे। और ये चर्चाएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है बनिस्बत कंटेंट पढ़ने की। कंटेंट तो आपके पास बहुत सारे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी सफलता के लिए उसको कैसे यूज करते हैं। अभी मेरी रवि रंजन सर से बात हो रही, जो आपको रीजनिंग और मैथ पढ़ा रहे हैं, और वह स्वयं बहुत सक्षम अध्यापक हैं। इसलिए अगर वो ये बात कह रहे हैं
तो कहीं न कहीं चिंता का सबब है। उन्होंने पहला टेस्ट लिया आप लोगों का सीसेट का, यानी प्रीलिम्साथॉन में हम स्टार्टिंग से जीएस और सीसेट दोनों के लिए चल रहे हैं। कहीं पर भी टेस्ट सीरीज सीसेट में सेक्शनल नहीं होती है, हम सेक्शनल टेस्ट अभी दे रहे हैं, यानी सेक्शन वाइज आपको तैयार भी करते चल रहे हैं और हर एक टेस्ट का एनालिसिस स्वयं टीचर कर रहे हैं, आपको भी ये सब पता है। उन्होंने मुझसे कहा, और आप सब इस बात पे एग्री करें ना करें अपना कमेंट कर सकते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने, वो मुझे भैया बुलाते हैं, उन्होंने कहा फोन करके, भैया हालत बहुत खराब है। मतलब उन्होंने कहा कि बहुत ही ज्यादा हालत खराब है, हिंदी माध्यम के बच्चों में सीसेट का वो बना ही नहीं पा रहे। मैंने सरल से सरल क्वेश्चन दिए हैं पहले टेस्ट में और वो भी नहीं बन रहे हैं। अगर पेपर थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया फिर वही समस्या होगी कि सीसेट में हम रह गए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं जल्द से जल्द कॉम्प्रिहेंशन शुरू करने जा रहा हूं, जिससे कि उधर की भरपाई आप कॉम्प्रिहेंशन से करके और एक मैनेजमेंट कर सकें। तो मेरा कहने का मतलब, अगर इस टाइप से टीचर, स्टूडेंट और जो भी टीचर के मेन मेंटोर हैं उनके बीच में, मेन मेंटोर यानी जैसे मैं, जब तक एक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, यानी मैंने रवि सर से आज पूरा डिस्कशन किया लगभग 1 घंटे सीसेट के एक एक प्रश्न पर, एक एक बच्चों के अटेम्प्ट पर। उन्होंने ये बात मुझे दी और आप सब भी इस बात से एग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सब प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, प्रीलिम्स को अगर आप 2025 में अटेम्प्ट करने जा रहे हो और अगर 2026 भी आपका है, अब आप प्रीलिम्स को 2026 के लिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है 26 के लिए मत उसको रोकिए, 25 में ही खत्म करिए। 26 में केवल आप टेस्ट सीरीज दीजिए, एंजॉय करिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तब 26 में भी रास्ता है, ये ध्यान रखिएगा प्लीज बच्चों। प्रीलिम्स पर फोकस करिए, क्योंकि प्रीलिम्स ही नहीं है तो मेंस में आप क्या ही कर पाएंगे, या मैं आपके लिए क्या कर पाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी चर्चा। आपकी आज की चर्चा में क्या क्या है। आज पहला टॉपिक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चर्चा है भारत की विदेश नीति के बारे में, और एक नाम आएगा ग्रैंड स्ट्रेटजी। भारत की विदेश नीति में ग्रैंड स्ट्रेटजी की आवश्यकता है वर्तमान विश्व में। ग्रैंड स्ट्रेटजी क्या होती है, बड़ी ही गहरी चर्चा है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। जिनका आईआर पढ़ने का एक मन करता है, आज वो ग्रैंड स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा उनको। और जो यूपीएससी की कर रहे हैं तो स्वाभाविक है, अगर उनका पीएसआईआर ऑप्शनल है तो उनके लिए महत्वपूर्ण। जीएस पेपर 2, भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध, साथ ही द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत से संबंधित जितने भी होने वाले करार हैं, उन दोनों के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ विषय है। रानी कंसारी कह रही, सर सिलेक्शन हो ना हो बाद की बात है, प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, जरूरी नहीं बेटा। फिर तो आप गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, मेरे प्लेटफॉर्म पे। देखिए कितने बच्चे हो, ऐसा तो नहीं हमारे यहाँ 1 लाख बच्चे हैं, 10,000 बच्चे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर 200-300 बच्चे हैं और उसमें भी मैं ये कहूं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो फिर तो ये आपको, किसी भी बच्चे को मेरे प्लेटफॉर्म पे आना नहीं चाहिए। अगर आप हैं मेरे प्लेटफॉर्म पर तो आपको ये कहना पड़ेगा कि आपको निकालना है, क्योंकि क्या नहीं हम दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो मेंटोरशिप दे रहे हैं वो अपने आप में अविरल है, जिसका कोई मोल नहीं है। अब मैं आज एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं भेजा, क्योंकि बच्चे खुद ही भेज रहे हैं। सोचिए कि मैंने कुछ ही दिनों में बच्चों को मैच्योर कर दिया। तो इसलिए प्लीज आज के बाद से स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। निष्काम कर्म योगा ठीक है, लेकिन अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, रिजल्ट चाहते हैं, तो हम कम से कम इंटरव्यू तक तो पहुंचे। वहां तक पहुंच के फेल हो जाए कोई बात नहीं। जैसे आपने कहा रानी कंसारी बेटा, मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि आपके मन में ऐसा भाव आना, क्योंकि आप बहुत अच्छी हैं, बहुत नम्र स्वभाव है आपका, लेकिन नहीं, आप इंटरव्यू तक पहुंचिए, आप मेंस तक पहुंचिए। कम से कम आप जो 12,000 बच्चे निकल रहे हैं प्री में, उसमें तो आ जाइए। उसके बाद आप फेल हो जाइए, चलेगा। मतलब एक बात मैं कह रहा हूं, आपकी बात को आगे बढ़ाते, मेरे यहां क्या है, जब इतने ही बच्चे हैं और सीट 1,000 है और मेरे पास सीरियस बच्चे 300 हैं, तो फिर हम क्यों ना उनको निकाल ले जाए। 150 बच्चे हैं, 200 बच्चे बैच के हिसाब से, तो उनको निकलना चाहिए, ठीक है ना। आप, आज मुझे सीसेट के एनालिसिस से थोड़ी तकलीफ हुई आप लोगों की।
तो हमें निकालना है। आप 12,000 में आ जाइए, उसके बाद आपका यह स्टेटमेंट स्वीकार है। क्योंकि यार अगर 12,000 में नहीं आ रहे हैं, फिर आप ना मैं अच्छा हूं ना आप अच्छे हैं, टू बी ऑनेस्ट। क्या इस बात से सब लोग एग्री करते हैं कि अगर आप 12,000 जो प्रीलिम्स का रिजल्ट निकलता है 12 से 14,000 सीट के हिसाब से, अगर आप इसमें नहीं आते हैं तो क्या आप अपने आप को अच्छा स्टूडेंट कह पाएंगे? क्या मैं अपने आप को अच्छा अध्यापक कह पाऊंगा कि यार मेरे यहां से 12,000 14,000 रिजल्ट में 12 रिजल्ट भी नहीं हो रहे हैं? क्या मैं अच्छा अध्यापक कह पाऊंगा? बच्चे तो इमोशनल होते हैं, आप सबके फैन बन जाते हैं, सर हम आपके फैन हैं। क्या फैन है भाई? नहीं बनिए किसी का फैन, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे ही बुरा लगता है जब कोई बच्चा कहता है मैं आपका फैन हूं, दिल टूट जाता है कि यार बच्चे इतना विश्वास कर रहे हैं, रिजल्ट के नाम पे जीरो चल रहा है, नील बटा सन्नाटा। दो चार रिजल्ट को क्या ही कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्लीज ये 12 से 14,000 में आओ। ठीक है, अब आते हैं भारत की संसदीय कार्रवाई की दयनीय स्थिति, यानी भारत में पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है उसके बारे में अभी हमने कुछ दिन पहले ही निजी विधेयकों का संदर्भ लेकर के, प्राइवेट मेंबर बिल का संदर्भ लेकर के एक बातचीत की थी कि संसद कैसे विपथ गमन की तरफ अग्रसर है। यानी संसदीय आउटकम, पार्लियामेंट में जो काम होने चाहिए, जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। और जैसे ही आप पढ़ते हैं तो जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी यूनिट 2 संसद एवं राज्य विधायिका सिलेबस का पाठ सीधा आपके सामने आता है। पीएसआईआर सीधा सीधा पेपर 1 का सेगमेंट बी आपके सामने आ जाता है, और बहुत सारे विषय जैसे एथिकल कंसर्न आ जाते हैं, राजनीतिक नैतिकता का विषय जुड़ जाता है। उसी प्रकार से निबंध में भारतीय लोकतंत्र के सामने जितने भी चैलेंजेस हैं इंडियन डेमोक्रेसी के सामने, वो एक बड़े चैलेंज के रूप में यह विषय वहां पर आ जाता है। तो एक बढ़िया टॉपिक है जिसको जोड़ेंगे आईएएस से, और स्वाभाविक है यूपी और बिहार पीसीएस के साथ भी। फिर इसके बाद आते हैं बिहार और असम में स्कूल छोड़ने वालों की दर बद से बदतर होती जा रही। जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल ड्रॉप आउट पर एक बढ़िया आज आर्टिकल है द हिंदू में, डेटा पॉइंट है, यानी जो एक पेज होता है बृहस्पतिवार को डेटा पॉइंट आता है उसी में, यानी एडिटोरियल के सामने जो ओपिनियन पेज होता है उसी में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं स्कूल छोड़ने की दर, यानी जीएस पेपर 2 अगर आईएएस की बात करें, शिक्षा स्वास्थ्य एवं मानव संसाधन एजुकेशन, सिलेबस का पार्ट प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कोटेशन रखते हुए यूपीएससी आपसे यह प्रश्न पीछे पूछ चुका है कि भारत में, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का स्टेटमेंट है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करने की आवश्यकता, और यही प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब के स्टेटमेंट से जो जीएस पेपर 2 में प्रश्न पूछा गया, ये आपका उछल करके आ गया है 2019 में। निबंध में भी प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ापन भारत के पिछड़ेपन का कारण है, आप देख सकते हैं। और भारत के पिछड़ेपन के कारणों पर जब आप बात करते हैं तो ये केवल एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक नहीं हो जाता, ये सीधा जीडीपी के साथ जुड़ता है। यानी हमारे पास जनसंख्या है, लेकिन हम उस रिसोर्स को, ह्यूमन रिसोर्स को मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसीलिए यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछता है कि यद्यपि हम जनसांख्यिकीय लाभांश को सांस से प्रदर्शित करते हैं, पर उसी समय काल में रोजगार योग्यता की पतनशील दर को नजरअंदाज कर देते हैं। यानी हमारी स्कूली व्यवस्था, 2017 का प्रश्न आपसे कहता है अ नेशंस डेस्टिनी शेप्ड इन इट्स क्लासरूम, किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षा में होता है। और कक्षाएं कैसी हैं? बिहार और असम में स्कूल छोड़ने वालों की दर बद से बदतर होती जा रही। एक नए सिस्टम की आवश्यकता है, एक ऐसे स्कूल की आवश्यकता है जिसमें मेरा मॉडल काम करेगा। लेकिन अभी स्वाभाविक रूप से वो शक्ति मेरे पास है नहीं, ना जाने कब होगी ये भी नहीं समझ पा रहा हूं। लगा हुआ हूं प्रत्येक प्रकार से वो शक्ति अर्जित कर सकूं। हर एक सरकारी स्कूल के साथ जो सक्षम लोग हैं उन्हें एक ट्यूशन सेंटर खोलने की आवश्यकता है। जो भी सक्षम लोग, हर एक सरकारी स्कूल सामने ट्यूशन सेंटर कम्युनिटी के सपोर्ट से मैं खोल सकता हूं। लेकिन समस्या यह है कि अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की सर पर लेके चल रहा हूं, एक बार भयानक संख्या में रिजल्ट होने लगे तब मेरी भी समाज में सुनी जाएगी।
लेकिन बड़ी संख्या में रिजल्ट होने लगे तो। अदरवाइज आप केवल स्कूलों में पढ़ा करके उन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को आप बेहतर फ्यूचर तो दे नहीं पाएंगे, इसकी गारंटी है। कोई गुदड़ी कलाल किसी गांव से निकल गया तो अब आप उसी के आधार पर पूरे गांव की शिक्षा व्यवस्था कह दीजिए बेहतर चल चुकी है, सरकारी स्कूल में पढ़ा, वो सही नहीं। मैंने कल भी बताया था, हर दिन क्लास में चर्चा करता हूं। वो इस नेचर की देन होती है कि हर घर परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो ताबड़तोड़ निकल जाता है। तो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, मजा आ गया इसको पढ़ने के बाद। चूंकि मुझे अच्छा लगता है जब मैं डेटा एनालिसिस करना बहुत पसंद करता हूं, और जितना बोल दे रहा हूं इतना ही आपको यही इतना आपको आईक्यू आईपी करना। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर समय की कमी हो रही है, हिंदू में 300-400 स्लाइड आ जाती हैं। तो किसने कहा 300 से 400 स्लाइड का नोट्स बनाइए, जो मैं बोल रहा हूं सुन लीजिए और प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। जरूरी थोड़े कि हर एक लाइन आप उसमें जो लिखी है वो पकड़िए। यही तो हिंदी माध्यम में, बच्चा बुरा मत मानना, सबसे बड़ी समस्या। और इंग्लिश मीडियम में भी, चूंकि मुझे आइडिया नहीं था उतना, अब ढेर सारे बच्चे मेरी मेंटोरशिप में आ गए हैं, तो मैं देख पा रहा हूं कि वो जिन कोचिंगों में पढ़ रहे हैं वहां भी कंटेंट केवल लादा गया है, इसलिए आप उस लेवल पर इक्वल है। वहां भी मेंटरशिप की कमी है, यहां भी मेंटरशिप की कमी है। अगर किसी के पास मेंटर है तो समझिए उसकी लाइफ चेंज है, और वो मैं आप लोगों के पास हूं। बिना कुछ एक्स्ट्रा लिए प्रीलिम्साथॉन आप देख सकते हैं कैसे आपको प्रतिदिन मेंटरशिप दे रहा हूं। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौती। अब यह टॉपिक फिर से आ जाता है। किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षा में होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, कक्षाएं अगर वैज्ञानिक रूप से आगे नहीं बढ़ाई गई, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपकरणों का, चैट जीपीटी, जेमिनाई, इनका इस्तेमाल करते हुए अगर आगे नहीं बढ़ाई गई, तो भारत के उच्च शिक्षा संस्थान वैश्विक उच्च शिक्षा संस्थानों से पीछे रह जाएंगे। यही चर्चा है। यानी एआई जिस प्रकार से आज एजुकेशन सेक्टर में बेहतर काम कर रहा है, अगर हम उसको इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में नहीं ले आते हैं तो भारत की उच्च शिक्षा अब और पिछड़ जाएगी, और विदेशी कॉलेजों में पढ़ने वाले भारतीयों की संख्या और बढ़ती चली जाएगी। तो ये बहुत बड़ी चिंता है, और यही तो मैं आप लोगों को रोज करा रहा हूं, रोज बताता हूं ईमानदारी से कि नहीं, कि आप एआई को हल्के में मत लीजिएगा। आपको लगेगा कि आप बहुत संपन्न हैं, बहुत सक्षम हैं, ध्यान से समझिएगा। लेकिन एआई 20,000 रुपए जो महीने वाला है, कहां से आप ले पाएंगे? सोच लीजिए। आप हर एक गरीब बच्चे के चेहरे को याद करिए हिंदुस्तान में, और आप कहां जाएंगे विचार कीजिएगा। बहुत बड़े चैलेंज का दौर है कि जो पुअर सेक्शन के बच्चे हैं, इकोनॉमिकली मैं बात कर रहा हूं, आप अपने आप को आग बनाइए, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या ये देने जा रहा है। ये रोज अखबारों में आ रहा है। क्या ये अखबार लिखने वाले पागल हैं? जो बात मैं कभी कभी सब्जेक्ट से बाहर निकल करके अवांतर हो जाता हूं, विषय से अलग हो जाता हूं, तो वो क्यों हो जाता हूं? क्या मुझे बकवास करने की आदत है? मैं तो कभी रील वाला आदमी हूं नहीं। जो रील भी हूं अपने बच्चों के लिए, जो इसी सब्जेक्ट से हैं, वो केवल डाली जाती हैं एक आध। तो एआई कैसे आज की नीड है, इस विषय पर चर्चा है। एआई कैसे नीड है, क्योंकि हम सोच सकते हैं 2-3 एंगल से, वो सोचेगा 10 एंगल से, लेकिन अगर कोई स्किल्ड मास्टर है उसमें डाल देगा 5 एंगल, और वो 15 एंगल से सोचता है। हमें प्रोसेस करने में 2 घंटे लगते हैं, 5 घंटे एक टॉपिक को से प्रोसेस करने में 5 से 7 मिनट लगता है। अगर फीड अच्छा कराया गया तो ये बवाल टाइप की चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे हरिओम ने लिखा है कि सर इससे क्लास इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी और वंचितता का चक्र बढ़ता। बिल्कुल 100% हरिओम, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इससे क्लास इनइक्वालिटी बढ़ेगी, यानी जो संपन्न वर्ग वो उनकी इनकम और बढ़ेगी, और जो कमजोर हैं वो और नीचे जाएंगे। दिस इज द फिक्स। ये फिक्स है। इसको बदलने के लिए आप सब युवाओं को, खासकर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, आपको सिलेक्ट होने की जरूरत है, क्योंकि उनके दुख दर्द को आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। तो इसलिए सिविल सर्विसेज को चुनिए। तो इस अभियान के साथ कि यार हम केवल यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन करने नहीं आ रहे हैं, रुतबा मारने नहीं आ रहे हैं, हम हजारों जिंदगियों में बदलाव लाने के लिए आ रहे हैं।
ये टॉपिक आज आपकी दिमाग खोल देगा। जीएस पेपर 2 शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन ए से और हायर एजुकेशन। यूपीएससी हमेशा पूछता है किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सर्वोपचार, ये टॉपिक आ चुका है ऐसे में कि नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द पेनेशिया फॉर एनी कंट्रीज डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो आप देख सकते हैं डेवलपमेंट में कितने एंगल होते हैं। सोशियो डेवलपमेंट होता है ना, सामाजिक विकास भी होता है। सामाजिक विकास में शिक्षा भी एक उसका माध्यम है। और शिक्षा में एआई संचालित कक्षाएं कितनी है, क्योंकि एआई जो मॉड्यूल्स होते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि उनका जो मॉडल होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसका मतलब क्या होता है एलएलएम। एलएलएम क्या करता है, कठिन से कठिन चीजों को बहुत इजीली वो क्या करता है, बहुत इजीली उसे वो सरल ढंग से आपके सामने रख देता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसीलिए कहा जाता है ये सब एलएलएम पर आधारित है, यानी इनकी भाषा संसाधन की क्षमता बहुत गहरी है। तो हायर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के बीच का 100% मेरी तरफ से ये क्वेश्चन आउट है। आप निबंध में देखेंगे, आप इसको 100% निबंध में देखने जा रहे हैं, एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ या जीएस पेपर 2 के साथ जुड़ा हुआ। तो बहुत बड़ी चीज है। जीएस पेपर 3 ऑब्वियस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और उसका रोजमर्रा के जीवन पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, आपके सिलेबस का पार्ट। फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा, जो बच्चे 2025 में प्रीलिम्स को लेकर के डगमगा रहे हैं और उनका सीसेट अच्छे से तैयार नहीं है, मैं फिर यह कहूंगा जीएस तो आप कर ले जाओगे, तो आप लोग हिंदू में जितना मैं यहां स्टार्टिंग में एनालिसिस कर दे रहा हूं, थोड़ा सा आज डीप कर रहा हूं, आप इसके बाद मत देखिएगा हिंदू। मैं पहले ही कह रहा हूं, सोच सकते हो ऐसा कौन मास्टर होगा जो कहे पता चले बच्चे देख नहीं रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप प्लीज केवल ऑप्शनल और प्रीलिम्स पे लगिए, ये सब मैं संभाल लूंगा 25 मई को। एक टॉपिक केवल सुन लिया करिए, जिससे कि यानी ये जो मैंने डिस्कशन दिया आपको पता लग गया। एक बार पीडीएफ लेकर के सरसरी निगाह से आप देखते हुए चले जाएगा। पीडीएफ लेकिन हर बार सबके पास होनी चाहिए, नहीं तो फिर उतना ज्यादा कंटेंट मैं एक साथ दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लाइड्स हैं। ठीक है, तो मैं आपके फ्यूचर के लिए काम कर रहा हूं, अपना फ्यूचर खराब कर रहा हूं, खुद ही कह रहा हूं कि मत देखो। ऐसा कभी कोई टीचर पाए हो कि एक लेक्चर यूट्यूब पे जाता, तब भी ये बात कह रहा हूं, क्योंकि प्रीलिम्स अगर नहीं है, ऑप्शनल तैयार नहीं, तो आप लाख कुछ करिए, कुछ ना होने वाला। लेकिन इसमें प्रीलिम्स का कंटेंट एक नंबर का ये छोड़ना नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि डेली कम से कम कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 40 के आसपास क्वेश्चन हम लोग आपको दे रहे हैं, 40 से भी ज्यादा। तो क्या पता उसी में से कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट लड़ जाएं। लड़े हुए क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं, तो इसलिए आपको कंटेंट पूरा पढ़ना है। लेकिन मैंने कहा कि अगर लेक्चर मेरा लंबा चलता है तो आप उसको स्किप करिए, केवल एक टॉपिक देखिए, जिससे कि आप बेहतर ढंग से मेरे IQ-IP आपके दिमाग में बना रहे। ठीक है, और 26 वाले कुछ न छोड़िएगा, 26-27 वाले तो पूरा डूबे रहिएगा। फिर आता है शहरी सहकारी बैंकों के लिए त्वरित कार्रवाई, यानी शहरी सहकारी बैंकों के सामने क्या चुनौतियां और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA पर कैसे काम करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा कि भाई इनकी स्थिति ठीक नहीं है, PCA वगैरह पर बेहतर काम करना चाहिए। अच्छा टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसमें लेके जाएंगे इसे। इसके बाद आज यानी 5 बड़े टॉपिक हैं। फिर आ जाता है प्रीलिम्स का कि 2019 की तुलना में 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 8% की कमी भारत ने की है। ऐसा भारत ने अपनी रिपोर्ट जो UNFCCC को दी है उसमें दावा किया है। तो ये मैंने टॉपिक इसलिए दिया है, आपको पता होगा ट्रेंड पूछता है, हाल के वर्षों में ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगातार वृद्धि। अब आप कहेंगे हाँ गुरु लगातार वृद्धि है तो सही लग रहा है, लेकिन आपने देखा क्या कह रहा है, नहीं भैया कमी हो गई। तो ये इसलिए ट्रेंड हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। स्विट्जरलैंड में किस देश में बुर्का पर बैन लगाया गया? ठीक है, 3 कल्चरल प्रैक्टिसेस आपके सामने रखने जा रहा हूं फॉर प्रीलिम्स। अब वो क्या है अंदर पढ़ेंगे। 2025
के ट्रेंड, बर्डन ऑफ पॉवर्टी, ये भी आपको समझाएंगे, डाउन टू अर्थ, और ट्रीट ऑफ द ट्रीटीज यानी 2025 के लिए रुझान, संधियों का क्या महत्व, यानी संधि क्यों महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के टॉपिक्स हैं। और फिर आता है कंज्यूमर कैसे चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें फॉर प्रीलिम्स। तो सबसे पहले आज जिस टॉपिक पर हम बातचीत करने जा रहे हैं उस टॉपिक का टाइटल है ग्रांड स्ट्रेटजी, जो कि एक फॉरेन पॉलिसी है यानी विदेश नीति है, और भारत के संदर्भ में कहा गया है इन सर्च ऑफ अ ग्रांड स्ट्रेटजी फॉर इंडिया फॉरेन पॉलिसी इन द 21st सेंचुरी। आप इसे देख सकते हैं, यानी जब अब ये 2025, 26, 27 की जो हमारी विदेश नीति होगी उसका रुख क्या होना चाहिए, बड़ा ही बेहतर टॉपिक है। और हम कहां से किस प्रकार से चीजों को आगे बढ़ाते हुए लेके चल रहे हैं, बड़ा ही बढ़िया टॉपिक है, एक बार जरा आप देख लीजिए। ठीक है, एजुकेशन दूसरा, एजुकेशन ड्रॉप आउट रेशियो एंड एआई इन हायर एजुकेशन, यानी कुल मिलाकर के 3 आज के बहुत ही शानदार टॉपिक है जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। पहले ही मैं बता चुका हूं। प्रश्न आपके सामने, 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति के लिए एक ग्रांड स्ट्रेटजी की तलाश, भव्य रणनीति की तलाश। यह भव्य रणनीति एक डिप्लोमेटिक टर्म है, जरा समझिएगा इसको, बड़ा अच्छा इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको आपको यूज करना है। किसी भी प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि हाल के समय में समाचारों में ग्रांड स्ट्रेटजी शब्द भारत की विदेश नीति के लिए प्रयोग किया गया, इसके क्या मायने हैं, इस हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो पूरा एडिटोरियल है भारत की 21st सेंचुरी की विदेश नीति के लिए एक ग्रैंड स्ट्रेटजी पर चर्चा करता है। और ये जो ग्रैंड स्ट्रेटजी की मतलब कि भारत को क्या विदेश नीति अपनानी चाहिए, ये 3 हालिया पुस्तकों का संदर्भ लेकर के, यानी 3 फॉरेन पॉलिसी की जो अच्छी पुस्तकें हिंदुस्तान में हाल फिलहाल में लिखी गई हैं, उन तीनों के एसेंस को पढ़ करके एडिटोरियल राइटर ने कहा कि भारत की विदेश नीति में ग्रांड स्ट्रेटजी बनाने का समय आ गया है। ग्रांड स्ट्रेटजी मतलब भव्य रूप से बनाओ जिसमें सभी को शामिल करो, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से किसी को छोड़ो मत। तो 3 हालिया पुस्तकें ये प्रीलिम्स के लिए भी आ सकती हैं, जैसे एस जयशंकर साहब की किताब आई थी। तो पहली पुस्तक है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ये श्री राम चौलिया साहब की बुक है, ये एडिटोरियल में जिक्र किया गया है। फिर दूसरी पुस्तक आती है द अनफिनिश्ड क्वेस्ट इंडिया सर्च फॉर मेजर पावर स्टेटस, ये मिस्टर टीबी पॉल की है। और तीसरी किताब है विश्व शास्त्र इंडिया एंड द वर्ल्ड, ध्रुव जयशंकर साहब की है। ठीक है, तो इन 3 व्यक्तियों के मंतव्यों, कथनों के आधार पर जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, भारत की विदेश नीति की दिशा 21st सेंचुरी में क्या होनी चाहिए, यह विषय उठाया गया है। एक बार बताएं टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, यानी क्या होना चाहिए, टॉपिक समझ में आ गया बच्चों, फटाफट बताएं। ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो 3 पुस्तकें हैं और अब हम एक कहानी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करें सबसे पहले, क्योंकि स्ट्रेटजी लगातार बदलते रहनी चाहिए। कुछ दिन किस मेथड से, किसी दिन किस मेथड से आपको पढ़ाया जाए जिससे आप चीजों को सीख सके। एक कहानी है भारत राजा और उसकी महागाथा। कहानी यह है कि बहुत समय पहले एक साम्राज्य था जिसका नाम था भारतपुर, यानी हिंदुस्तान। भारतपुर के राजा, जिनका नाम नायक भारत था, अपनी प्रजा के लिए एक मजबूत और खुशहाल साम्राज्य बनाना चाहते थे। यानी भारत को कैसे खुशहाल और मजबूत देश बनाया जाए, इसी विषय पर हम कहानी आपके सामने कह रहे हैं। पर राजा को 4 बड़े सवालों ने परेशान कर रखा था। किसको? राजा को। 4 बड़े सवाल वो कौन कौन से थे? पहला, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे दोस्त बनाए जाएं, जरा समझिएगा।
कैसे दोस्त बनाए जाएं जो संकट में साथ खड़े हों, ठीक है। तो पहला ये था। दूसरा, कैसे दुश्मनों से अपने साम्राज्य को बचाया जाए। तीसरा, कैसे अपने साम्राज्य को ताकतवर बनाया जाए। चौथा, कैसे पड़ोसी गांव से कैसे पड़ोसी गांव मतलब देश, आपके कैसे पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारे जाएं, क्योंकि ये सब इस समय हिंदुस्तान के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, सुधारे जाएं। ठीक है, आई होप ये चारों प्रश्न आपकी समझ में आ गए। अब आता है सबसे पहले, यानी पहला सवाल कि हमारे दोस्त कौन है, जो डिस्कस किया गया है यानी इन तीनों पुस्तकों के आधार पर। तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि भाई दोस्त कौन है। पहले तो यह जानो कि हमारे मित्र कौन है, हमारे अलाई नेचुरल कौन है। क्यों? क्योंकि आप ही अगर राजा बनेंगे तो आप क्या सोचेंगे। तो वैसे ही भारत के राजा यानी देश के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री ने सोचा एक मजबूत साम्राज्य यानी एक मजबूत भारत के लिए दोस्त होना जरूरी है। सबके लिए दोस्त महत्वपूर्ण है, पर दोस्त कैसे बनाऊं, ध्यान समझिएगा। पर दोस्त कैसे बनाऊं, कैसे, किन आधारों पर। इसी परिस्थिति में उन्होंने 7 राजाओं को चुना। 7 राजाओं को चुना किसने? भारत ने अपना दोस्त बनाने के लिए। यह आगे लिखा हुआ। पहला दोस्त हुआ अमेरिका। राजा ने कहा, यानी भारत के राजा ने, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि पहला दोस्त होगा अमेरिका। हमें इससे क्या लेना है, यानी एडिटोरियल राइटर्स ने इन तीनों पुस्तकों के आधार पर कहा कि भैया इनसे टेक्नोलॉजी लो और इनसे वेपन्स लो, यानी तकनीक और हथियार इनसे लो। कितना सरल ढंग से आपको पूरा एडिटोरियल नहीं समझा दे रहा हूं। यानी कि भारत को अगर मजबूत बनना है तो इन 4 विषयों पर काम करना, जिसमें से पहला है दोस्त। तो भारत ने 7 दोस्त चुने हैं। पहला है अमेरिका। अमेरिका मतलब भारत ने चुने हैं, आगे से इसी आधार पर इस दोस्ती को बढ़ाना होगा। तो अमेरिका से क्या ले भारत? तकनीक और हथियार, दोनों के लिए समझौता करे। दूसरा इसका दोस्त होगा जापान, यानी जापान से हम विज्ञान और ट्रेन, ये ऐसा टॉपिक में कहा गया। तो साइंस प्लस ट्रेन की तेज तकनीक, यानी फास्ट जो स्पीड वाली ट्रेन होती है, बुलेट ट्रेन होती है, हम यह जापान से ले। तीसरा, हम फ्रांस को अपना मित्र बनाए, हमारा मित्र है भी, और फ्रांस के सहयोग से भारत अपनी रक्षा यानी डिफेंस को मजबूत करे, जैसे राफेल। चौथा, रूस अपने पुराने दोस्त के साथ दोस्ती रखे, जिसने किसी भी संकट में हमेशा भारत का साथ निभाया है। पांचवां, इजराइल। क्यों? क्योंकि डिफेंस और एग्रीकल्चर, रक्षा और कृषि में नवाचार सिखाने के लिए हमें इजराइल के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। छठवां कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया समुद्री रास्तों की सुरक्षा में मददगार, जैसे क्वाड वगैरह है। तो इंडो पैसिफिक में समुद्री मार्गों की सुरक्षा अगर भारत को अपने हितों में करनी, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने देखा होगा कि आकस जो किया गया था, ठीक है, क्वाड के होते हुए भी, तो ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन और अमेरिका ने मिल करके न्यूक्लियर सबमरीन दी। क्यों दी? कि भाई उनके व्यापारिक हितों को कोई नुकसान ना हो। चीन हो या कोई अन्य देश हो, उसे पता है कि अगर इंडो पैसिफिक में अमेरिका और ब्रिटेन के हितों को नुकसान पहुंचाया गया तो न्यूक्लियर सबमरीन तुम्हें खत्म कर देगी। तो आप देख सकते हैं। सातवां, यूएई व्यापार और तेल का हमारा ये सच्चा साथी है। तो 7 दोस्तों की बात की गई है। तो पहले प्रश्न का
आप कैसे दोस्त बनाए जाएं जो संकट में साथ खड़े हों, तो आपके सामने देख सकते हैं कौन कौन दोस्त बनेंगे। राजा यानी भारत ने सोचा सभी दोस्त मेरे साम्राज्य को मजबूत करेंगे और मेरे दुश्मनों से बचाएंगे, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि मेरी स्वतंत्रता बनी रहे। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल गया होगा। अब अगर हम टॉपिक में आएंगे तो आपको इस टॉपिक में इसी प्रकार से कंटेंट का प्रेजेंटेशन है, तो बहुत ज्यादा IQ-IP है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्रैंड स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं, यानी एक देश की राष्ट्रीय शक्ति को कैसे मजबूत किया जाए, आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति, राजनयिक शक्ति और सांस्कृतिक शक्ति को हम बेहतर ढंग से कैसे मजबूत करें, कैसे आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ग्रैंड स्ट्रेटजी यहां पर बताया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, भी आकर के बातचीत करूंगा। तो 3 दृष्टिकोण है। पहला है मित्र और सहयोगी, और मिस्टर चौलिया साहब भी कहते हैं कि हमें इन सभी देशों पर फोकस करना चाहिए, जो आपने फोकस कर लिया। ठीक है, अमेरिका, जापान, फ्रांस, इजराइल, जो मैंने पढ़ाया बस यहां सब लिखा हुआ, आपको इधर उधर से कुछ ढूंढना नहीं। ठीक है, तो भारत की ग्रैंड स्ट्रेटजी में पहला। फिर टीबी पॉल साहब कहते हैं। ठीक है, तो अब हम एक बार कहानी पढ़ लें। सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं, इसलिए आपको बस केवल एंजॉय करना है। मैं IQ-IP सिखाना चाह रहा हूं, इसलिए इसको यहां पर डिस्कस कर दे रहा हूं। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने आता है, और दूसरा प्रश्न क्या है? दुश्मनों से कैसे बचें? यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके सामने आता है। राजा यानी भारत ने देखा कि चीनपुर नाम का पड़ोसी राज्य बहुत तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। तो इसी समय भारत ने क्वाड संघ बनाया, यानी दूसरा, दुश्मनों से कैसे बचा जाए, तो क्वाड का रास्ता भारत को और मजबूत ढंग से बनाए रखना है, जिसमें 4 दोस्त शामिल हैं। यानी जो 7 दोस्त हैं उसमें से 3 दोस्त जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है, और साथ ही उन्होंने चीन के किसी भी विस्तार को मिलकर रोकने की योजना भी बनाई, आप देख सकते हैं। अब आता है तीसरा, कैसे अपने साम्राज्य को ताकतवर बनाया जाए। राजा यानी भारत ने महसूस किया कि ताकत केवल सेना से नहीं आती है, बल्कि संस्कृति और अर्थव्यवस्था से भी आती है। यानी आपकी छवि कैसी है, आपकी इकोनॉमी कैसी है, इससे भी आपके यहां FDI आता है। तो उन्होंने अपने देश की ताकत को सॉफ्ट पावर से बढ़ाया। सॉफ्ट पावर यानी कल्चरल डिप्लोमेसी, योग और संस्कृत जैसे भारत की संस्कृति को दुनिया में फैलाया। प्रवासी भारतीयों से संपर्क कर विदेशों में भारत का नाम बढ़ाया। आर्थिक ताकत के लिए, यह हो गया यानी सॉफ्ट डिप्लोमेसी। आर्थिक ताकत के लिए उन्होंने आसियान और अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए। यानी सॉफ्ट पावर, केवल हार्ड पावर से काम नहीं चलेगा, सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक पावर को भारत ने आगे किया है। यह भारत की विदेश नीति का वर्तमान में स्वरूप है, ढांचा है कि हम सॉफ्ट पावर और आर्थिक ताकत दोनों को आगे लेकर के चल रहे हैं, और कोई भी देश इसी के आधार पर आगे बढ़ेगा। क्योंकि हार्ड पावर में अगर युद्ध हो गया तो आपका तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा। चौथा होता है पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध सुधारे जाएं। इसी बीच राजा ने देखा कि पड़ोसी गांव जैसे पाकिस्तानपुर और अफगानपुर के साथ रिश्ते मुश्किल है। अफगानपुर यानी अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए उन्होंने स्कूल और अस्पताल बनवाए, लेकिन पाकिस्तानपुर को सबक सिखाने के लिए उन्होंने सख्त रुख अपनाया। तो पड़ोसियों के साथ आपको पता है, लेकिन ये चारों चीजें हैं। भारत ने आधार ढूंढने की कोशिश की है सभी की, लेकिन आज भी भारत के राजा यानी हमारे देश के सामने, प्रधानमंत्री के सामने चुनौतियां हैं। पहला, चीनपुर का बढ़ता इंपैक्ट भारत के पड़ोस में। दूसरा, हमारे पास संसाधनों की कमी है, खासकर जो अब इकोनॉमी को, सिक्योरिटी को लीड करेंगे, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स। और इसीलिए क्रिटिकल मिनरल्स पर भारत क्या कर रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिए। तीसरा, अमेरिका और रूस जैसे बड़े राज्यों के साथ संतुलन बनाना भी बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, मजा आया? तो यही है भारत की ग्रांड स्ट्रेटजी। एक साध है सब सद है। कैसा लगा बच्चों, फटाफट बताइएगा। मजा आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके सामने, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो पड़ोसियों के साथ हम कैसे संबंध बेहतर बनाएं, आपको कुछ पॉइंट्स यहां से मिलेंगे जिनको आप बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, द्विपक्षीय क्षेत्रीय वैश्विक समूह बताने की जरूरत नहीं। जीएस पेपर 4 एथिक्स ऑब्वियस है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता। तो भारत को केवल अपने हितों को ही नहीं देखना है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को भी बनाए रखना है, जिसे हम इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर या ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, जो आज विभिन्न क्षेत्रों में युद्धों से अत्यंत मुश्किल अवस्था में है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 2011 में एक प्रश्न पूछा गया, समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या अभी भी शक्ति संतुलन की संकल्पना के लिए कोई भूमिका है, चर्चा कीजिए। तो ये मतलब मेरा कहने का मतलब इस टाइप के थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे में आपको अगर अच्छी चर्चा का हिस्सा किसी एक विषय पे आप रहते हैं तो आपके लिए चीजें सरल हो जाती हैं, ठीक है। इस प्रश्न को जरा देखो और मुझे बताओ, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, ठीक है। हाँ हाँ स्वरूप, बिल्कुल बेटा, 26-27 वाले तो जितनी मेहनत करो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार बताना मुझे समझ में आया अब, और अभी मैं बताने जा रहा हूं फिर बताना है। ठीक है, अब मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं, बताना। यानी यह प्रश्न क्या कह रहा है, समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन की संकल्पना से संबंधित है, ठीक है। तो प्रश्न की डिमांड आप सबको पता है, शक्ति संतुलन। तो क्या शक्ति संतुलन आप समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? यानी शक्ति संतुलन, जिसे हम बैलेंस, बीओपी लिख दीजिएगा, बैलेंस ऑफ पावर इसे कहते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक ऐसी व्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों, जहां एक शक्ति जैसे भारत, एक शक्ति जैसे चाइना, एक शक्ति के बढ़ते प्रभुत्व को अन्य शक्तियां संतुलित करने का प्रयास करती हैं। शक्ति संतुलन, जैसे चाइना का बढ़ रहा है तो अन्य शक्तियां क्वाड बना रही, ऑकस बना रही। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्थिरता बनी रहे, ठीक है। क्लियर बेटा? और आज बिल्कुल अगर हम इसको आज के दौर में लें, कंटेम्प्रेरी, तो क्वाड और ऑकस को हम स्वाभाविक रूप से, जो मैंने पढ़ाया, क्या हम शक्ति संतुलन के उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि नहीं? फटाफट कमेंट करके बताइए। अब आज का टॉपिक इस कंटेंट के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है, जैसे हमने आपको पढ़ाया ग्रांड स्ट्रेटजी। तो ग्रांड स्ट्रेटजी और शक्ति संतुलन के बीच में क्या संबंध है भाई? भारत की जो ग्रैंड स्ट्रेटजी मैंने बताया वो शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर ही आधारित है। कैसे? अरे भैया, पहला चीन के प्रभुत्व का संतुलन, यही तो शक्ति संतुलन है। कैसे भारत कर रहा है? भारत क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से इंडो पैसिफिक में पावर बैलेंस, शक्ति संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। मजा आया कि नहीं मजा आया? यानी भारत चीन सीमा विवाद और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भारत पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका सामना करने के लिए
रणनीतिक गठजोड़ भारत ने क्वाड के माध्यम से किया। मजा आ गया कि नहीं? तो शक्ति संतुलन भारत कैसे कर रहा है, पहला हो गया। दूसरा शक्ति संतुलन भारत कैसे कर रहा है, अमेरिका और रूस के बीच में संतुलन। यानी भारत ने अमेरिका और रशिया के बीच में जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनके बीच में अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखते हुए दोनों के साथ संबंधों को संतुलित किया कि नहीं। रणनीतिक स्वायत्तता, रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब होता है हम अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप अमेरिका के साथ भी संबंध को बढ़ाएंगे, अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हम रूस के साथ भी संबंध बनाएंगे। इसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। कैसे? रूस के साथ हम S-400 डिफेंस डील भी कर रहे हैं और अमेरिका से हम ड्रोन और लड़ाकू विमान भी खरीद रहे हैं। तो दूसरा शक्ति संतुलन। तीसरा शक्ति संतुलन पड़ोसी और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संतुलन, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संदर्भ में भारत की कठोर और नरम कूटनीति। नरम कूटनीति यानी सॉफ्ट अफगानिस्तान के साथ और कठोर के हार्ड पावर किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। आप देख सकते हैं। क्लियर बेटा? मजा आवा कि नहीं मजा आवा? मजा आवा कि नहीं मजा आवा? तो ये ऐसे ही यूपीएससी को पकड़ लेना है मेरे प्यारे बच्चों। अब 2019 में आपसे प्रश्न पूछा, उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत द्वारा प्राप्त नव भूमिका। तो भारत की नई भूमिका क्या है? भारत अब ग्लोबल लीडर के रूप में सामने आ रहा है। सिंपल सी बात है। तो अब वो केवल पिछड़े राष्ट्रों का मुखिया नहीं, ग्लोबल लीडर है और ग्लोबल लीडर के रूप में अब उसको ग्रांड स्ट्रेटजी अपनी विदेश नीति के लिए बनानी है और वो बना रहा है। ग्रांड स्ट्रेटजी का उद्देश्य क्या है? बैलेंस ऑफ पावर, अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखना। क्लियर बेटा? भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, सेम यूपीपीसीएस का सिलेबस, तो कुछ भी अलग से नहीं है, सेम वही यूपीपीसीएस तो यूपीएससी ही है, बताने की जरूरत नहीं। जीएस पेपर 4 अंतरराष्ट्रीय संबंधों तथा फंडिंग में नैतिक मुद्दे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया और वही यूपीपीसीएस में भी आएगा। अब देखिए क्या ये 2019 का ही प्रश्न है कि नहीं 2023 में, एक बार आप लोग पढ़िएगा। चलिए बताइए क्या ये वही प्रश्न है कि नहीं? बोलो भाई, फटाफट बताइए। पढ़िए। बस ऐसे ही चलना है, कुछ तुम चलो कुछ हम चले, मिलके सिलेक्शन की तरफ। हाँ। तो इसमें क्या पूछ रहा है, क्या भारत विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर है? तो विश्व नेतृत्व के लिए रेडी है कि नहीं? तो कोई रेडी कैसे होगा बेटा? चलो बताओ। तो आप कहेंगे कि सर अभी आपने पढ़ाया था, अपनी आर्थिक ताकत के बल पर, अपनी सैन्य ताकत के बल पर, अपनी कूटनीति के बल पर। बच्चों इन्हीं 3 आधारों पर ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे। कूटनीति में सॉफ्ट पावर वाली भी और हार्ड पावर वाली भी। जैसे पाकिस्तान के साथ हम हार्ड पावर वाली फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं और अन्य पड़ोसियों के साथ सॉफ्ट पावर वाली हम फॉरेन पॉलिसी रन कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? तो भारत की नेतृत्व क्षमता 3 आधारों पर निर्धारित होती है। एक चीज तो ये हो गया, यानी आपको पहली चीज ये बतानी है। दूसरा चीज आपसे कह रहा है कि भाई जैसे भारत G20 में लीडर है, ब्रिक्स में भी लीडर है, क्वाड का भी नेतृत्व करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बता देनी है। क्लियर बेटा? वैश्विक चुनौतियों के मैनेजमेंट में उसकी भूमिका है, जैसे क्लाइमेट चेंज पर हमारे जो विचार है, जो आतंकवाद पर हमारे विचार है, जो महामारी को लेकर के हमने वैक्सीन साझा करने की बातचीत की थी। वैक्सीन यानी जो वैक्सीन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसको जो हमने शेयर करने की बात की थी अफ्रीका के साथ, हम WTO में गए थे, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें। अब आप कहेंगे कि सर चलिए तो ठीक है, हम रेडी हैं कि नहीं, उसके ये सारे आधार आपने बता दिए, कुछ 1-2 एग्जाम्पल भी बता दिया। अब ये टॉपिक कैसे जुड़ेगा? तो कह नहीं सकते कि भारत की जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है ये विश्व नेतृत्व के लिए इसकी तैयारी को दर्शाता है। जो चारों पॉइंट आपने पढ़े, कैसे
अमेरिका, रूस, जापान और फ्रांस जैसे प्रमुख देशों के साथ हम रणनीतिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं। दूसरा, क्वाड और G20 जैसे वैश्विक मंचों पर हमारी सक्रिय भागीदारी है। ठीक है। इसके अलावा हम सॉफ्ट पावर यानी योग, कल्चर और रिलीजन के माध्यम से भारत की एक वैश्विक पहचान बना रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे जलवायु पहल की अगुवाई हमने की है। इसके अलावा हम इकोनॉमिक रूप से अगर देखें तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का हमने लक्ष्य रख लिया है। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप्स के द्वारा भी हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी बातें हम बताने की आवश्यकता नहीं। ठीक है बेटा। तो भारत इसीलिए तत्पर है, चूंकि वो ताकतवर है। और समकालीन उदाहरणों में अगर आप डालना चाहे, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की लीडरशिप हमने की, जिसमें भारत ने जलवायु परिवर्तन, विकासशील देशों की मदद और वैश्विक वित्तीय सुधार पर मजबूती से विकासशील देशों यानी दक्षिण के देशों का पक्ष रखा। इतना ही नहीं, अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप भी दिलाई और ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। कोविड-19 के समय वैक्सीन मैत्री पहल हमारी, आप बताने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। क्वाड वगैरह आपको पता ही पता है। तो ठीक है। अब इसमें थोड़ा चैलेंजेस वगैरह भी आ जाती हैं, चुनौतियां वगैरह भी आ जाती हैं। वही आंतरिक मुद्दे, गरीबी, वही प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन, पड़ोसी देशों के साथ विवाद और संसाधन की सीमा, यानी हमारे पास सैन्य और आर्थिक ताकत, तकनीकी ताकत बढ़ाने के लिए स्वाभाविक है निवेश की कमी है। तो इस हिसाब से आप इसको भी डील सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? तो लाइफ बड़ी इजी है। बीपीएससी, अब देख सकते हैं बीपीएससी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, कोई भी प्रश्न पूछेगा, अगर आप इस टाइप से डिस्कशन किए रहेंगे तो उसका बाल की खाल निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की विदेश नीति के लिए ग्रैंड स्ट्रेटजी के घटकों और चुनौतियों पर चर्चा करें। डिस्कस द कंपोनेंट एंड चैलेंजेस ऑफ द ग्रैंड स्ट्रेटजी फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, 250 वर्ड में आपसे पूछा गया है। ठीक है। और इसका आंसर भी स्वाभाविक रूप से आगे तैयार है, और इसको आप खुद ही लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप स्वयं बताएं क्या ऐसा मुद्दा जो मैंने डिस्कस नहीं किया। अब अगर निबंधों की बात करें तो अतीत मानवीय चेतना तथा मूल्यों का एक अस्थायी आयाम होता। आप कहेंगे सर यहां कैसे आएगा? हम कहेंगे बेटा, अभी रूस के साथ जब हम भारत के संबंधों की बात कर रहे थे तो हमने एक लाइन बोली कि नहीं, अतीत में रूस के द्वारा भारत के प्रति दिखाए गए अंतर्राष्ट्रीय सरोकारों को हमें ध्यान में रखना है। तो अतीत, क्योंकि अतीत में रशिया हमारा परम मित्र है, आज हमारे स्ट्रेटेजिक हित अमेरिका के साथ ज्यादा है, लेकिन हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लेते हुए अमेरिका और रूसिया के साथ बेहतर संबंध बनाना, चूंकि अतीत यह बताता है कि रशिया हमारा परंपरागत मित्र रहा है, इसलिए हमें उसके साथ वैसा ही संबंध बना के रखना है। इस आधार पर कहा जाता है कि अतीत यानी पास्ट मानवीय चेतना तथा मूल्यों का एक अस्थायी आयाम होता है, जो भारत रूस के साथ अपने संबंधों में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में निभा रहा है। कैसा लगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत से हैं ए से, अब देख सकते हैं यूपीपीसीएस में भी अंतरराष्ट्रीय घटनाएं आपके सामने। अब देखिए आता है भारतीय विदेश नीति के बदलते प्रतिमान। अब ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा आप मुझे बताएं। ठीक है, भारतीय विदेश नीति के बदलते प्रतिमान। चलो भाई, इसके बारे में आप 30 सेकंड के अंदर जरा मुझे समझाइए। ओनली 30 सेकंड आपको समय मिलता है। चलिए, मैं सबका देख रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या जानना होता है, यानी बदलते प्रतिमान का अर्थ क्या होता है, चेंजिंग पैराडिगम का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे। यानी भारत की फॉरेन पॉलिसी में समय के साथ जो बदलाव आया, यानी पंडित नेहरू जी के समय से मोदी जी के समय तक जो समय के साथ बदलाव, उसे हम बदलते प्रतिमान कहते हैं। सबसे बड़ी बात होती प्रश्नों, जो भी प्रश्न की लैंग्वेज उसको समझना। तो समय के साथ मेरे प्यारे बच्चों बदलाव, ठीक है, यानी स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू जी की गुट निरपेक्ष आंदोलन से लेकर आज तक की रणनीतिक साझेदारियों तक की यात्रा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की यात्रा। तो ये पूरा आपको दिखाना होता है, याद रखेगा। दूसरा, समकालीन घटनाओं और परिवर्तनों का विश्लेषण भी करना, यानी आज के समय का, कि आज ग्लोबल
पावर बैलेंस यानी वैश्विक शक्ति संतुलन कैसा है, मल्टीलैटरिज्म, बहुपक्षवाद, द्विपक्षीय संबंध, ये सारी बातें। ठीक है। तीसरा, भारत की वर्तमान चुनौतियां, आपको बताने की जरूरत नहीं, पीछे ही मैंने टॉपिक में बताया, तो आप देख सकते हैं। पॉइंट इज क्लियर बेटा। तो 1947 से 1991 का गुट निरपेक्षता का युग आपको लिखना है इसमें। कैसे, आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। फिर 1991 से 2014 ये उदारीकरण प्लस भारत ने विदेश नीति में बहुपक्षवाद, मल्टीलैटरलिज्म का समर्थन कर दिया। कर दिया कि नहीं बेटा, बताना, किया कि नहीं किया? किया नहीं। अब भाई 1991 से 1989 में ही रशिया का पतन, और 1991 से यानी अमेरिका एकमात्र सुपर पावर। अब इसी समय चीन का उभरना, भारत का उभार, ब्राजील का उभार, साउथ अफ्रीका का उभार, तो एक बहुपक्षवादी अप्रोच के लिए बेस बनने लगा था। तो आप देख सकते हैं। ठीक है। भारत ने लुक ईस्ट की पॉलिसी इसी समय अपनाई, आसियान देशों के साथ बेहतर संबंध बनाया, ये सारी बात है। तो ये हो गया। और तीसरा होता है यानी मोदी जी का कार्यकाल 2014 से अब तक का, यानी जब तक आप मेंस लिखेंगे तो निर्णायक विदेश नीति का दौर रहा है, जिसमें हमने नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई, एक्ट ईस्ट की पॉलिसी अपनाई, क्वाड की पॉलिसी अपनाई, G20 की हमने पॉलिसी अपनाई। ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप, ढेर सारी सॉफ्ट पावर जैसे योग, कल्चर और डायस्पोरा डिप्लोमेसी, यानी जो विदेश में रहने वाले भारतीय उनको देश के साथ जोड़ करके देश का ब्रांड एम्बेसडर बनाना, ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है। क्लियर बेटा। तो जो आपको ग्रैंड स्ट्रेटजी में बताया गया था वो सारी बातें आप डाल सकते हैं। वर्तमान में भारत की विदेश नीति सेम देख सकते हैं, 2021 में आ रहा है, दशा और दिशा, यानी पहले बदलता पैटर्न, अब आज की आपसे पूछ लिया सीधा सीधा ऐसे प्रश्न आपको। ठीक है। और जितने भी यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस के ऐसे हैं, ये क्योंकि आपको पता होगा हमारे यहाँ टेस्टा मेंस चल रहा है, बिहार पीसीएस का, यूपी पीसीएस का। यूपी पीसीएस कास्ट से स्टार्ट हुआ है, तो सारे आंसर हमारे पास रेडी रहेंगे। देखते हैं कैसे आप लोगों तक पहुंचते हैं। बिहार पीसीएस में भी आराम से पूछा जा सकता है। हम इतिहास निर्माता नहीं, बल्कि हम इतिहास के द्वारा निर्मित हैं। ठीक है। ये कहां तक सत्य है? तो ऑब्वियस है, हम इतिहास के निर्माता नहीं है, यह आंशिक सत्य है। हमें इतिहास ने बनाया है, यह भी आंशिक सत्य है। दोनों का महत्व है, यानी मानव ना हो तो इतिहास ना बने। ठीक है। तो हम इतिहास निर्माता नहीं, हम इतिहास के द्वारा निर्मित हैं। आज पूरी विश्व व्यवस्था के संदर्भ में यह निबंध आसानी के साथ समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है, जरा आप सोचिए और मुझे बताइए, क्या इस टॉपिक से ये जुड़ सकता है? बताएं, फटाफट बताइए भाई, चलिए बताइए। हरिओम कह रहे हैं सच में सर ये करंट अफेयर नहीं, पूरा का पूरा जीएस है। फिर अब अगर इसमें आपका टाइम लग रहा है तो फिर जीएस 1 2 3 आपको क्या ही काम करने की जरूरत है? यानी ये कथन क्या कहता है? यह कथन इस बात को इंगित करता है कि वर्तमान समय, अब अगर मैं इस टॉपिक से जोड़ूं, और हमारे निर्णय, अब जरा समझिए, वर्तमान समय और हमारे निर्णय इतिहास के घटनाक्रम, इतिहास के घटनाक्रम और परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, और परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। ठीक है। कि वर्तमान समय और हमारे निर्णय इतिहास के घटनाक्रम और परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। भाई अभी मैंने कहा ना, भारत रशिया के साथ क्यों बेहतर संबंध रहा है? भारत ने अपनी विदेश नीति में रशिया को आज अमेरिका के तमाम दबावों के बावजूद भी महत्वपूर्ण स्थान क्यों दे रखा है? क्योंकि वर्तमान समय और हमारे निर्णय इतिहास के घटनाक्रम और परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। जब हम 1971 में रशिया बांग्लादेश यानी पाकिस्तान की
साथ युद्ध में संकट में थे, अमेरिका कहीं न कहीं पाकिस्तान की तरफ अपना रुख दिखा रहा था, उस समय रशिया भारत के साथ शाश्वत मैत्री संधि करता है और भारत वहां से बढ़त की स्थिति में आता है। आई होप आप समझ गए। यानी इस प्रश्न में कहा गया कि हम इतिहास के बाई प्रोडक्ट हैं, क्योंकि हमारी नीतियां, सोच, यानी हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, हमारी जो सोच होती है, हमारा जो अप्रोच होता है, वो अतीत के अनुभव पर ही तो आधारित होता है। तो इसी संदर्भ में हम कहेंगे कि भारत की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी और ग्रैंड स्ट्रेटजी की जो बात हम कर रहे हैं, उस पर अतीत की घटनाओं का प्रभाव है। ठीक है। अब एकाध उदाहरण आप कहेंगे सर एक उदाहरण बताइए, तो मैंने गुट निरपेक्ष नीति का जिक्र किया, तो क्या गुट निरपेक्ष की नीति इसमें आएगी? हम इतिहास निर्माता नहीं है बल्कि इतिहास द्वारा निर्मित। जी हां, हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों अपनाया? चिंतन कीजिए भाई, भारत ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद क्यों गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई? क्यों? क्योंकि इतिहास ने हमें मजबूर किया। कैसे? औपनिवेशिक रूप से हम शोषित थे, शीत युद्ध के अनुभवों से हम प्रभावित थे। तो ऐसे में भारत ने इस कोटेशन से अपने लिए एक निष्कर्ष निकाला, यानी भारत ने इतिहास से सीखा कि किसी के साथ नहीं बल्कि सबके साथ हमें चलना है। ये यहीं से मिला है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से जब दूसरा एग्जाम्पल आप डालना चाहें, 1991 का जो आर्थिक उदारीकरण आता है, तो आप क्यों आता है? अरे भैया, एक तो आर्थिक संकट आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास 1 हफ्ते का रह गया, 2 हफ्ते का रह गया, और उसी समय सोवियत संघ का पतन हो गया। इन दोनों स्थितियों ने भारत को नई आर्थिक और कूटनीतिक दिशा दी, यानी अतीत ने हमें एक नया रास्ता अपनाने का अवसर दिया। आज हम एक्ट ईस्ट नीति, नेबरहुड फर्स्ट नीतियों में इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब आता है इतिहास के द्वारा कैसे निर्मित है। क्या क्वाड इतिहास के द्वारा निर्मित है, या जो भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति वो भी इतिहास के द्वारा निर्मित है? जी हां, 1962 के भारत चीन युद्ध ने भारत की डिफेंस और डिप्लोमेसी को बहुत गहराई से प्रभावित किया। चाइना ने धोखे से हमें परेशान कर दिया। आज अगर भारत क्वाड की बात करता है, आज इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अपनाता है अमेरिका और विभिन्न देशों के साथ, तो क्यों? क्योंकि 1962 ऐसी स्थिति फिर हिंदुस्तान के सामने ना आए। चीन को संतुलित कर रहा है। अगर हम पाकिस्तान में देखें, कठोर डिप्लोमेसी अपनाई जा रही है, हार्ड डिप्लोमेसी, तो उसके पीछे रीजन यही इतिहास है। कैसे? समझ गए होंगे आप कि हम पाकिस्तान के साथ कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन पाकिस्तान हमें धोखा ही देगा, कारगिल ही कराएगा या इसके पहले 2 युद्ध कराएगा। तो भारत की कठोर नीति का आधार इन्हीं ऐतिहासिक अनुभवों से निर्मित है। अतः हम कह सकते हैं हम इतिहास निर्माता नहीं बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित। मजा आया बेटा? सच्ची सच्ची बताना, दिल गार्डन गार्डन हुआ? मजा आ गया कि नहीं? ये कोई बिहार का प्रश्न नहीं, ये तो यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। तो जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पकड़िए मुझे 2025 के लिए 71 बीपीएससी, 17वीं बीपीएससी की भी मेंस की तैयारी करा रहा हूं, टेस्टा मेंस, और 71वीं तो तहलका ही है। ठीक है, धीरे धीरे रिजल्ट कब्जा कर लूंगा, ये मैं आपसे सच बता रहा हूं। हो सकता है किसी को हास्यास्पद लगे, कब्जा करने का मतलब आप और हम दोनों इतनी मेहनत करेंगे, कब्जा हो ही जाएगा अपने आप। ठीक है, तो अब आपके सामने आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, यह सारांश आपके सामने पहले ही क्लियर किया जा चुका। ग्रैंड स्ट्रेटजी क्या है यहां समझा देगी। अब तो बेटा ग्रैंड स्ट्रेटजी वगैरह समझ लोगे, इसको मुझे डिटेल देने की आवश्यकता क्या है? एक बार सब लोग कमेंट कर दो, 100% समझा दिया हूं, इसीलिए IQIP विस्तार से कराता हूं, जिससे कि ये कंटेंट आप स्वयं अध्ययन कर सकें।
बताएं मेरे बच्चों, ग्रैंड स्ट्रेटजी समझ में आ गई है सबको? यानी एक ग्रैंड स्ट्रेटजी, थोड़ा सा बता देता हूं, एक देश की राष्ट्रीय शक्ति को अगर बनाए रखना है तो हमें दीर्घकालिक योजना और प्लान, टारगेट तय करने पड़ेंगे। और राष्ट्रीय शक्ति बनती कैसे है? आर्थिक शक्ति यानी जीडीपी से। उसके पास दूसरी सेना होनी चाहिए, उसकी डिप्लोमेसी और कल्चरल बढ़त होनी चाहिए। इन चारों को, यानी ग्रैंड स्ट्रेटजी का मतलब क्या होगा कि हमारी राष्ट्रीय शक्ति को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक योजना और लक्ष्य जो बनाए जाते हैं उसे ही हम ग्रैंड स्ट्रेटजी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है? अब यहां कुछ ट्रेडिशनल बातें बताई गई हैं कि ऐतिहासिक रूप से ग्रैंड स्ट्रेटजी मुख्य रूप से युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार पर केंद्रित था, जैसा कि चाणक्य के अर्थशास्त्र कार्ल वॉन क्लाजविट्स की पुस्तक ऑन वॉर, ठीक है, डिफेंस की बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक, और थुसीडाइडिस की हिस्ट्री ऑफ द वॉर जैसे विचारकों के लेखन में, यानी कि इनकी पुस्तक का नाम है, देखा जा सकता है। ग्रैंड स्ट्रेटजी इन 3 पुस्तकों में देखी जा सकती है मेरे प्यारे बच्चों। यही यहां पर बताया गया कैसे। चाणक्य जो अर्थशास्त्र लिखते हैं उसमें वो ये बताते हैं कि गठबंधन और शक्ति 2 चीजें महत्वपूर्ण, यानी अलायंस बनाइए, अपने सहयोगी बनाइए। जैसे वो कहता है ना, स्वामी राष्ट्र दुर्ग मित्र बल कोष, राज्य के सप्तांग सिद्धांत देता है ना, उसमें देखिए क्या कहता है, मित्र। तो चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में कहता है कि हमें मित्र चाहिए और स्वाभाविक रूप से अपना पावर हमेशा आपको दिखाते रहना चाहिए, साम दाम दंड भेद के द्वारा। क्लाजविट्स अपनी पुस्तक ऑन वॉर में कहता है कि भाई समय हो तो युद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि यानी आपकी अपनी सैन्य ताकत मजबूत होनी चाहिए। और थुसीडिडीज ने या डिडाइज ने बैलेंस ऑफ पावर पर चर्चा की, किसी भी राष्ट्र को हमेशा शक्ति संतुलन मेंटेन करके चलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यही बात है, ग्रैंड स्ट्रेटजी इन्हीं तीनों के विचारों से निकली हुई है मेरे प्यारे बच्चों। अब वही बात जो मैंने पीछे बताई है कि चौलिया साहब के भारत की ग्रैंड स्ट्रेटजी में 3 अप्रोच कैसे आ रही हैं, तो ये श्री राम चौलिया साहब की पुस्तक, इनका एग्जाम में नाम वाम नहीं लिखना है। उन्होंने वही बात बताई जो मैंने आपको बताया, इन देशों के साथ कैसे कैसे 7 मुख्य सहयोगी हमारे कौन कौन से होने चाहिए, यह मित्रता क्यों महत्वपूर्ण है, यह भी आपको बता दिया गया। ठीक है ना, क्लियर है? उनकी आलोचना की गई है इस आर्टिकल में कि उन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका को नजरअंदाज किया, यह नजरअंदाजी नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, क्लियर बेटा? क्लियर है? तो ग्रैंड स्ट्रेटजी में पहली बात, और उसकी थोड़ी आलोचना भी अब आप और अच्छे से समझ गए होंगे। फिर दूसरा आता है भारत की ताकत क्या है। तो टीबी पॉल साहब अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि नेहरू से मोदी तक भारत की प्रमुख शक्ति बनने की यात्रा कैसे हुई, वह भारत की सॉफ्ट पावर पर चर्चा करते हैं। सॉफ्ट पावर क्या है मैंने आपको पहले ही बता रखा है। हार्ड पावर क्या है, यानी जब ताकत का इस्तेमाल हम करते हैं, और फिर आर्थिक ताकत का हम इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये उन्होंने लिखा है। ध्रुवा जयशंकर साहब क्या कहते हैं, चीन के उदय को भारत की ग्रैंड स्ट्रेटजी के लिए एक प्रमुख चुनौती मानते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं अफगानिस्तान के साथ संबंध बेहतर बनाइए, लेकिन पाकिस्तान के साथ सख्त रुख अपनाइए, विशेषकर आतंकवाद के मुद्दों पर। अब भारत के सामने क्या चुनौती है, यानी वो 3 पुस्तकों का जिक्र हो गया, क्या चुनौती है आप देख सकते हैं। चीन का प्रभाव, लेकिन भारत प्रतिक्रिया भी कर रहा है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया भारत की विदेश नीति के सामने चुनौती एक लाइन में लिख दिया गया, चीन, भारत की प्रक्रिया, क्वाड आसियान, आप देख सकते हैं। भारत की चुनौती यानी उसके पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर अलग से, फिर अन्य देशों पर अलग से, ग्लोबल लीडरशिप और रीजनल लीडरशिप में क्या चुनौतियां और अवसर हैं, अतीत से हमें क्या सीखना चाहिए, जो हमने सारा निबंध में ही आपको बता दिया है, आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बेहतर ढंग से चीजें तैयार है। ठीक है, मजा आ गया, और एक बेहतर निष्कर्ष 100% ये टॉपिक। स्वरूप कुमार कह रहे हैं सर इतना कंटेंट देते हैं, इसको कैसे रिवाइज करेंगे बेटा?
10 से 12 घंटा तो हम लोग मिनिमम पढ़ाई करते थे, इससे कम आपको भी नहीं पढ़ना। जब तक आप इतना पढ़ेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे क्या? आप विचार कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपकी समझ अच्छी है तो इस टॉपिक को पढ़ने में दोबारा आपको मुश्किल से 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। क्या मैं इस बात से एग्री करा सकता हूं कि अगर आपकी समझ अच्छी है तो इसको पढ़ने में 5 से 7 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। रेलिवेंस फॉर यूपीएससी इंटरव्यू आप देख सकते हैं। विदेश नीति एक चर्चा के रूप में आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न, भारत की भव्य रणनीति क्या और यह वैश्विक व्यवस्था में उसकी भूमिका को कैसे आकार देती है? दूसरा, भारत अपनी साझेदारियों के साथ रणनीतिक स्वायत्तता को कैसे संतुलित कर सकता है? तीसरा, भारत अपनी वैश्विक कूटनीति में सॉफ्ट पावर पर क्यों जोर देता है? और सब कुछ लिखने की कला मत डेवलप कीजिए, सुनिए और समझिए, क्योंकि ये फिर किसी न किसी दिन रिपीट हो जाएगा, ठीक है। आपको नोट्स में क्या लिखना चाहिए? केवल ग्रैंड स्ट्रेटजी, बस आपके दिमाग में होना चाहिए सर ने ग्रैंड स्ट्रेटजी की बात की थी, 2-3 पॉइंट बस। इतना डिटेल में पढ़ाया जाता है, लिखवाया नहीं जाता है या लिखा नहीं जाता। उत्तर कैसे देंगे वो सारी चीजें यहां तैयार हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर भारत को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? वैश्विक शक्ति परिवर्तनों के बीच रूस और अमेरिका के साथ संबंधों को संतुलित करना आप देख सकते हैं। मॉडल क्वेश्चन और उसका आंसर, भारत की विदेश नीति के लिए ग्रैंड स्ट्रेटजी के घटकों और चुनौतियों पर चर्चा करें, देख सकते हैं। परिचय, ग्रैंड स्ट्रेटजी किसी देश की दीर्घकालिक योजनाओं को आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक शक्ति के साथ जोड़ती है। 21वीं सदी में भारत के लिए वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्रीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना तथा रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना प्रमुख चुनौतियां। भारत की ग्रैंड स्ट्रेटजी के घटक, पहला रणनीतिक साझेदारी किसके साथ आप देख सकते हैं। दूसरा, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी किसके साथ। तीसरा, रक्षा आधुनिकीकरण। चौथा, आर्थिक एकीकरण। चुनौतियां क्या हैं उसके सामने? ग्रैंड स्ट्रेटजी के सामने चीन का प्रभाव, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अमेरिका और रूस, इसके अलावा अन्य चुनौतियां क्या है। फिर उसके बाद निष्कर्ष, शब्द संख्या 250 देख सकते हैं। आपको सारी तैयारी यहीं पक्की पकाई दे दी जा रही है। बच्चा कह रहा है कि सर इतना नोट्स देते हैं, रिवाइज कैसे करेंगे? ये तो वही हो गया कि अगर कोई नया बच्चा हो, कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा अरे यार इतना क्यों नोट्स दे रहे हैं। आप भूल जाते हैं इस नोट्स में आधे से ज्यादा, यानी अगर 414 पेज की स्लाइड है तो लगभग 200 से 250 प्रीलिम्स की। एक बार मुझे बताइएगा 200 से 250 प्रीलिम्स की है कि नहीं? चलो सब बच्चे कमेंट करके बताओ। 250 केवल प्रीलिम्स की। मेंस की तो उतनी ही जितनी अभी तक दे रहा था, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इसलिए एंजॉय करिए, बहुत परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अब की टर्म एंड कॉन्सेप्ट और उन सब पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन। पहला, भारत की विदेश नीति, गुट निरपेक्षता वगैरह पर प्रश्न आपके सामने आ गया, ठीक है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय विदेश नीति में महत्वपूर्ण मोड़ है, वो भी आपको एक क्वेश्चन करा दिया गया, आप देख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया से, यानी कभी अगर आ गया इस पर